वो सामने से हम लोग आए हैं इतनी ज्यादा चढ़ाई चढ़ के, और वो अभी ऊपर जाना है। चित्रा से गिलगित जाने के लिए इस रूट को काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन रोड कंडीशन के मामले में हर किसी की अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि सेडान भी आ जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि बिना 4x4 के इस रूट के बारे में सोचना भी नहीं है। तो फिर असल ग्राउंड रियलिटी क्या है? हम पूरा रूट ट्रेवल कर चुके हैं और इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसका क्लियर जवाब होगा। इस्लामाबाद से चित्रा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 406 किलोमीटर है और गूगल आंटी आपको कहती है कि आप 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन तकरीबन 10.5 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आपने वही पेशावर वाली मोटरवे लेनी है और पेशावर वाली मोटरवे पे 80 किलोमीटर सफर करने के बाद आपको आएगी स्वात वाली मोटरवे। स्वात वाली मोटरवे चकदरा के पास एंड होगी और यहाँ से आपका असल सफर शुरू होता है चित्राल के लिए। इस पॉइंट पे अगर रास्ते दो हो जाते हैं, सीधा रास्ता जो है कुमरार चला जाता है, लेकिन यहाँ से आपने ऊपर जाना है दीर की तरफ। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी ना, तो मैं कुमराट आया हुआ था और मैं कुमराट से आगे जा रहा हूँ चित्राल के लिए। और आज देखते हैं कि कितना आगे तक जाया जाता है यहाँ से अब आगे हमसे। हमने ना सुबह, हाँ जी कर ले, हमने आज सुबह ना तकरीबन सफर शुरू कर लिया था। कितने 7 बजे निकले? 7 से पहले निकल गए थे तहलसल से। तकरीबन 7 बजे, मतलब 15 मिनट पड़े थे। तो अब सुबह से मुसलसल चला रहे हैं और अभी जो टाइम है वो हो गया 10:30। तो सोचा थोड़ा खुद भी कुछ खा पी ले, रात का कल खाना खाया और जिम्मे को भी थोड़ा रेस्ट दे लेते हैं। जब किसी नई जगह पे जाए ना, तो मतलब कि जो ट्रक ड्राइवर होटल होता है ना, वहाँ पे आपको हमेशा ही खाना अच्छा मिलता है। तो ये पुलाव और दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और था तो वैसे ये नाश्ते का टाइम, लेकिन अब ये नाश्ता दोपहर का खाना सब इकट्ठा हो गया। अब सारा दिन भी कुछ ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सफ़र बहुत बड़ा है। और अभी हमें दीर सिटी का रश भी क्रॉस करना था। दीर सिटी में आपको ठीक ठाक रश और गर्मी मिलती है और ये सिंगल रोड है, तो यहाँ पे आप रोड के दूसरी तरफ भी नहीं ओवरटेक करने जा सकते, वरना एक कैटेस लगी हुई और गाड़ी पूरी खड़क जाती है। और उस दिन तो कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं पुलाव का असर था या क्या था। बाकी दीर सिटी से चित्रा सिटी तक तकरीबन 100 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस बनता है। जब आप दीर सिटी से आगे निकलते हैं लवारी टनल के लिए, तो फिर जैसे दीर सिटी खत्म होती है तो उसके बाद जो रोड है ना वो खुला हो जाता है और रश भी कम हो जाता है। इस्लामाबाद से लवारी टनल तक की रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बस लवारी टनल से पहले ये 1-2 पैच आते हैं जहाँ से पानी गुजरा होता है ना, वहाँ पे आपको इस तरह के खराब पैच मिलते हैं, तो इतना इशू नहीं है। बाकी अच्छी बात ये है कि देर तक इंटरनेट जो था ना वो जैस का बड़ा बेहतरीन जरा था। लवारी टनल से पहले थोड़ी देर पहले बंद हुआ था, लेकिन लवारी टनल क्रॉस करके फिर जैस चल जाता, तो जैस का पैकेज कर लेगा जब इस रूट पे आएंगे। लवारी टनल से 1 किलोमीटर पहले ये चेक पोस्ट आती है और यहाँ पे आपकी गाड़ी में जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबको रिजल्ट CNIC जो है वो स्कैन होती है। चेक पोस्ट से जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो उसके बाद ये बूथ आएगा, यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है, 70 रुपए की पर्ची है और यहाँ से आगे फिर इस लाइन में खड़ा होना पड़ता है आपको। अच्छा जी, यहाँ पे ना आगे जाने के लिए इस तरह के एक टाइम में एक साइड की ट्रैफिक जाती है। 10-12 गाड़ियाँ एक साइड छोड़ेंगे, फिर वहाँ पे इस तरह होता है कि 10-12 गाड़ियाँ दोनों इकट्ठा ट्रैफिक नहीं चलाते। बाइक भी टनल में अलाउ नहीं है। अगर तो 3-4 बाइक इकट्ठे आप किसी बड़े कैरियर पर लोड करके लेके जाए जो डाला टाइप होता है, तो फिर पर बाइक 1000 रुपया देना पड़ता है। और अगर सिंगल बाइक लेके जाना फिर 1500 पर बाइक है। मैं कभी भी लवारी टॉप नहीं गया, मैं हमेशा यहाँ लवारी टनल से गया हूँ, लेकिन पापा ने वो टॉप देखा हुआ है और काफी टाइम पहले पापा गए थे, तब हम छोटे छोटे होते थे, तो पापा से पूछते कि वो टॉप कैसे है। सही है। वो भी चढ़ाई इसमें काफी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है, तो काफी टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते थे। अच्छी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जैसे बाबू से टॉप इतने हाइट पे होगा 13,000 होगा, यहाँ 12,500-13,000 होगा। और कच्चा था सारा? हाँ कच्चा था, लेकिन ट्रैक चौड़ा था, 2 डबल गाड़ी को। हाँ ट्रक वगैरह भी जाते थे। हमें यहाँ पे कोई 20-25 मिनट वेट करना पड़ा था और अगर बहुत ज्यादा रश हो तो फिर कई दफा ये आधे घंटे तक भी वेट चला जाता है, तो इसका अपने माइंड में रखना है। बाकी जो ये लवारी टनल है ना, ये आप समझेंगे पाकिस्तान की फिलहाल लॉन्गेस्ट टनल है, 10.5 किलोमीटर की। ये जो टनल है ये 8.5 किलोमीटर की, 2 टनलें जोड़े तो फिर ये 10.5 किलोमीटर बनती है। और जो ये 8.5 किलोमीटर वाली है, इसमें आके हमेशा मेरे सिग्नल उठ जाते हैं। जैसे लवारी टनल खत्म होती है तो एक तरह से समझे चित्राल शुरू हो जाता है और यहाँ पे फिर अगेन एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे आपकी एंट्री होती है। उसके बाद फिर आपका सफर शुरू हो जाता है अगली टनल के लिए। अगली टनल जो है ये 2-2.5 किलोमीटर की और इसमें बाइक्स जो है वो अलाउ है, इसमें बाइक्स आप लेके जा सकते हैं, पर मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था किसी से। बाकी फिर जैसे ये वाली टनल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आप नीचे उतरने लग पड़ते तो गाड़ी जरा लो गियर में रखेगा ताकि ब्रेक कम मारनी पड़े। और फिर जैसे ये आपको वेलकम टू चित्राल का बोर्ड नजर आएगा तो फिर समझ आएगा आपका चित्राल का सफर शुरू। लेकिन अभी भी जो मेन चित्राल सिटी है यहाँ से 66 किलोमीटर आ गई है।
रोड कंडीशन की बात करें तो जैसे ही आप दरोश के लिए सफर शुरू करते हैं लवारी टनल से आगे, तो दरोश तक रोड जो है ना वो ठीक है, बस जहाँ कहीं पानी गुजरता है वहां पे आपको खराब पैच मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि 90% दरोश तक जो रोड है ना वो ठीक है। डरोश में आपको ठीक ठाक रश मिलता है, पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि बस रश नहीं हमें मिला। और फिर डरोश से आगे आपका सफर शुरू हो जाता है आयून के लिए। और ये जो डरोश से आयून तक रास्ता है ना, ये थोड़ा सा खराब, इसमें आपको थोड़ा सा ना पैचेस खराब मिलते हैं ज्यादा, मतलब है तो कारपेट ही, लेकिन इसमें कई दफा पोर्टल्स वाले पैचेस आ जाते हैं, तो उसका अपने माइंड में रखना है आयून तक। पापा ने ना आज नाश्ते के साथ चाय नहीं पी थी और दोपहर का टाइम हो गया और अब चाय का टाइम हो गया था। पापा वाले तुम सोच रहे थे कोई जगह मिल जाए। पापा कह रहे हैं कि ये ऐसे है जैसे हमारे लिए बनाई है जगह, और एकदम मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, मतलब पीछे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये जो एक्सेसिव हीट के लिए फैन लगाया हुआ है ना, इसका रुख मेरी साइड पे, तो जब ये चलता है ना तो जो गर्म हवा निकलती है तो वो फिर मुझे लग रही होती है, तो मुझे पता रहा इसकी गर्मी लग रही होती है। उसके अलावा फिर हम पीछे 3 दिन ठंडे मौसम में रहे हैं और अभी आगे जिस तरह गर्म है तो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा फील हो रही है। तो इस तरह का पानी जब ठंडा आता है ना तो काफी गुजारा हो जाता है। ये वाला रास्ता जो है ना, ये नीचे जाता है कैलाश वैली को। अब इस तरह की कैलाश वैली मेरा इस सीजन था कि मैं इसको देखूंगा, लेकिन था कि अब मार्च या अप्रैल में देखूंगा। वो मार्च अप्रैल में फिर थोड़ा वो हालात इस तरह के हो गए कि वो ट्रैवलिंग नहीं की है, तो इस साल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल ना इसको भी मैं कवर करूंगा। आज तक मैं यहाँ नहीं गया, पापा गए मैं यहाँ पे, मैंने आज तक नहीं देखी कैलाश वैली। बाकी ये आयून से चित्राल का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर रह जाता है, और ये 20 किलोमीटर रास्ता जो है ना, यहाँ पे आपको ना मल्टीपल खराब पैचेस मिलते हैं। आप कह लेंगे जो ये 20 किलोमीटर रास्ता है ना, इसमें तकरीबन 70% रास्ता जो है ना वो ठीक है, लेकिन 30% रास्ता जो है ना खराब है। इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। कार हर किस्म की इधर से गुजर जाती है, बस जहाँ जहाँ ये टूटे पैचेस आते हैं ना, वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, स्पेशली कार पे। बाकी कोई इतना मसला नहीं चित्राल तक। अच्छा जी, मैं ना चित्राल नहीं जा रहा, अभी टाइम काफी है, तो हमारी मर्जी के आगे ना बुनी की तरफ या उससे आगे मस्तूत, जहां तक आज जाया जाता है ना इजीली वहां तक चले जाए, ताकि अगले दिन का जो सफर है ना वो आसान कर ले। बाकी नाइट स्टे का ऑप्शन है आपके पास, चित्राल में होटल्स बने हुए हैं, लेकिन मौसम ना रात को यहाँ पे नॉर्मल होता है वेदर, थोड़ा सा मतलब कि रूम के अंदर शायद गर्मी फील हो, क्योंकि पिछले साल हम पिछले से पिछले साल चित्राल में रुके थे तो रात को ना मतलब पंखे के नीचे सोए थे। एसी वाला हो तो जरा मजा आता है, तो ये थोड़ा सा देख लेगा। आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ मौसम भी अच्छा है, इस वजह से फिर मर्जी के बुनी चलते हैं। मेन चित्राल से मेन गिलगित सिटी तक जो ट्रेवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 365 किलोमीटर बनते हैं, और चित्राल से जो संदूर टॉप का ट्रेवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन है 150 किलोमीटर, और जो बुनी है वो तकरीबन 75 किलोमीटर पे आता है। मतलब कि सेंटर पॉइंट जो बनता है चित्राल से संदूर के दरमियान वो बुनी बनता है। जब हमने अपना चित्राल से सफर शुरू किया तो रोड ना शुरू में थोड़ा सा खराब आया था, लेकिन आगे जाके एकदम बड़ा वीआईपी रोड आ गया था। हम लोग एक दफा एक्साइटेड हो गए कि ले भाई आज तो मस्तूज तक ही जाया जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बाद एकदम हमारे वक्त और जज्बात बदल गए, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा खराब रोड आ गया था। बहुत ज्यादा बम्पी राइड थी और इस रोड पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू भी बनता है और मिट्टी भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर थोड़ा सा सफर करने के बाद अगेन बहुत ज्यादा अच्छा रोड आ गया था, और ये पहले 20 किलोमीटर कच्चा पक्का आता ही रहे। अभी हमने तकरीबन कोई 20 किलोमीटर सफर किया होगा, और रास्ते में ना ये आती है मतलब कि फ्रूट्स की दुकान है। मतलब पीछे ना वाटरफॉल और पानी आ रहा है ना, काफी ठंडा पानी है, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ना मिल जाते हैं। तो पापा ने तो अपने लिए फ्रूट लिए है, मैंने थोड़ा सा ये डाइट खराब करने वाला सामान लिया है, तो बस ये खा के तो फिर आगे सफर शुरू करते हैं। ये जो बुनी के आखिरी 55 किलोमीटर है, मतलब कि हम 20 किलोमीटर सफर तो इस जगह तक कर रहे थे, तो 55 किलोमीटर सफर बचा है बुनी तक, और ये 55 किलोमीटर सफर बड़ा अजीब सा था। सिडैन गाड़ियां भी आई हुई थी, लेकिन इस टूटे हुए रोड की वजह से ना टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। मतलब इसमें जहाँ का रोड अच्छा आता था तो बहुत ही अच्छा आ जाता था, और जहाँ कहीं खराब रोड आता था तो एकदम इतना ज्यादा खराब रोड आ जाता था कि समझ से बाहर था। वॉशरूम आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ कहीं पेट्रोल पंप आएंगे ना, वहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाते हैं। हम भी ये पेट्रोल पंप पे खड़े हुए तो यहाँ पे वॉशरूम आ गया। बाकी जैस का इंटरनेट चल रहा है, LTE चल रहा है, मतलब 4G+ चल रहा है,
और पहले मुझे याद है कि यहाँ पे नहीं इंटरनेट चलता था। पीछे चित्राल में सॉन्ग चल रहा था, लेकिन वहां से जैसे ही आ गए हैं वहां भी जैज, आगे भी जैज चल रहा और पीछे पीछे भी जैज ही चल रहा था। तो जैज का पैकेज कर लेगा, पापा का पैकेज होता तो मैं इंटरनेट चला रहा हूँ। अगर आपने स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे देखी तो आपको पता होगा। बाकी 2-3 मिनट ड्राइव करते तो लगता था कि रोड ठीक हो गया, लेकिन फिर 2-4 मोड़ों के बाद दोबारा से सस्पेंशन की ड्यूटी लग जाती थी, क्योंकि अगेन वही बात कि जहाँ की रास्ता खराब आ रहा था तो बहुत ज्यादा खराब आ जाता था। तकरीबन 5:50 हो रहे हैं और बोनी तकरीबन 27 किलोमीटर पड़ा हुआ है। ठीक है, रास्ता तो है ही है, जो मिट्टी और गर्मी है ना, बस इससे बस हो जाती है। एसी चला सकते हैं गाड़ी का, लेकिन ये मसला ये है कि अगर एसी चला रहे हो तो फिर गाड़ी भगाई नहीं जाती है ना। एसी चलाने के बाद बड़े आराम से हल्के पाँव से गाड़ी चलानी पड़ती है, और हल्के पाँव से इस तरह के सफर में गाड़ी चलाए तो फिर सफर पूरा नहीं होता। नॉर्मली इस तरह चला रहे होते हैं हम कच्चे रास्तों में, कोई सस्पेंशन जो है इसकी किसी कच्चे रास्तों के हिसाब से की हुई है पापा ने, तो एसी चला के फिर यूँ भगाई नहीं जाती गाड़ी। और अगर शीशे खोले तो फिर ये मिट्टी और ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन ये सफर का हिस्सा होता है, बस बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे, अभी अपर चित्राल शुरू हो गया यहाँ से आगे ना, तो अपर चित्राल आगे मतलब कि अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना मौसम बेहतर होता जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और मिट्टी तो होगी, अब वहाँ होटल जाके देखेंगे मिट्टी का, एक दफा जाके नहाएंगे तो फिर इसका जो मिट्टी की थकावट है ना वो उतरेगी। ये रेशन अपर चित्राल का सबसे पहला इलाका है, और इसकी सबसे खास बात ये कि यहाँ का जो पहाड़ है वो पूरी तरह लाल रंग के हैं। इस वजह से यहाँ की मिट्टी भी लाल नजर आती है। अभी तो शाम हो रही थी इसलिए इतना क्लियर पता नहीं चल रहा था, लेकिन दोपहर के वक्त इन पहाड़ों का लाल रंग और भी ज्यादा नजर आता है। वैसे ये पहाड़ लाल क्यों है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की जो फसलें हैं उनकी मिट्टी भी लाल रंग की नजर आती है। रेशन क्रॉस करने के बाद कुछ ही देर में दूर से देख के लग रहा था जैसे रोड पे ना लैंडस्लाइड हुई हुई है, लेकिन करीब जाकर पता चला कि लैंडस्लाइड नहीं थी, रोड का काम चल रहा था। और इस वक्त बोनी अभी तकरीबन 16 किलोमीटर दूर था हमसे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद आप जब आए तो आपको वो ना मिले, रास्ता बेहतर मिले। हो सकता है जब आप है तो रास्ता की जगह आपको ज्यादा खराब मिले। जो मैं रास्ता दिखाता हूँ बेसिकली मेरा मकसद तो ये होता है कि आपको रफ आइडिया हो जाए, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस रूट से जाने का, तो जिसने अपनी गाड़ी में पहली दफा जाना तो उसे एस्टिमेट हो रोड का कि कहाँ से कितना रास्ता खराब है या मुझे कैसा रास्ता फेस करना पड़ सकता है। बाकी अब ये देखते हैं कब खुलेगा। खुशकिस्मती से यहाँ ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तकरीबन 20 मिनट बाद रास्ता ना खुल गया था। गाड़ियां दोबारा चलना शुरू हो गई थी और उसके बाद रोड भी पहले से काफी बेहतर मिलने लगी, तो हमने भी सोचा चलो यहीं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया पुणे, और जहाँ जहाँ भी इस तरह आबादी आती है ना वहाँ पे आपको इस तरह के ना खाने पीने की ना मिल जाती हैं। तकरीबन हमने ये ब्रेक लेना नहीं था, लेकिन पापा की शाम वाली चाय का टाइम हो गया है, तो पापा बस अपनी आखिरी ये शाम वाली जो चाय पीते हैं ये पी ले। ये ट्रांजिशन ब्रेक होता है। असल में जब सूरज गरूब हो रहा होता है ना तो इस वक्त बहुत ज्यादा नींद आती है, तो ये चाय पी लेंगे ना तो अब इसके बाद उम्मीद है कि सीधा बुनी जाके ब्रेक लगेगी। बाकी देखते हैं आखिरी 15 किलोमीटर का रास्ता कैसा है। अब अक्सर कमेंट्स आते हैं कि गाड़ी हमेशा वालिद साहब ही क्यों चलाते हैं, तो सोचा आज इसका भी जवाब दे देता हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जल्दी थकते ही नहीं है, लेकिन जब कभी उन्हें लगे कि अब ज्यादा नींद आ रही है और गाड़ी चलाना ठीक नहीं रहेगा, फिर स्टीयरिंग मेरे हवाले कर देते हैं। इस सफर में हम इसी तरह ड्राइविंग मैनेज करते हैं। और जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं उनमें से काफी लोग कहते हैं कि आप ट्रैकिंग नहीं करते। बात बिल्कुल ठीक है, शायद ट्रैकिंग के मामले में हम इतना फिजिकली फिट ना हो, लेकिन ये 12 से 15 घंटे की लंबी ड्राइव्स, वो भी इस तरह के कच्चे रास्तों पर, हमारी बॉडी की आदत बन चुकी है, इसलिए इतनी थकावट महसूस नहीं होती। बाकी अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि चित्राल में भी एक रात जरूर रुक कर निकलें, क्योंकि पुणे से पहले जो आखिरी के 14-15 किलोमीटर है ना, ये रास्ता काफी टूटा हुआ है। और अगर पूरे रास्ते की बात करूँ तो तकरीबन 75 किलोमीटर में आप कह सकते हैं कि 5% ही एस्फाल्ट रोड मिलती है, बाकी 95% रास्ता रफ है। लेकिन जैसे बुनी टाउन शुरू होता है फिर रोड बिल्कुल कारपेट हो जाती है। बस यहाँ आकर एक नया मिशन शुरू हो जाता है, अच्छा होटल ढूंढो। ये ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 5.5-6 घंटे लग गए हैं, और मैंने बीच में जोन से ब्रेक लिए वो मैं आपको दिखाता हुआ आया हूँ। और अब बस हो गई है। तकरीबन 13 घंटे की ड्राइव के बाद सोचा था कि पहले गर्म पानी से नहाएंगे और फिर आराम से पेट भर के खाना खाएंगे, लेकिन होटल पहुंचते ही पता चला कि गर्म पानी का कोई सीन ही नहीं था, तो वेलकम ठंडे पानी से ही हुआ। और जब खाना आया तो उसने बाकी कसर पूरी कर दी। रोटी भी ठीक से नहीं बनी थी और चिकन भी पूरी तरह पका हुआ नहीं था। इतनी भूख लगी हुई थी फिर भी हमसे खाना खा ही नहीं गया। अच्छा, जो सीन ये कि बुनी में ना बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन नहीं है आपके पास, लिमिटेड से होटल है। तो जैसे ही बुनी शुरू होता है ना तो एक होटल आता है, पहले सबसे पहले मैं उसके पास गया, तो वहाँ मतलब कि होटल अच्छा था वो, और पानी भी उसने कहा आपको आधे घंटे में गर्म मिलेगा, अभी भी आएगा, सुबह भी आएगा, और जनरेटर भी चला देना था उन्होंने अगर लाइट जाती तो जब रूम देखने जा रहे थे तो मैंने पूछा रेंट, तो वो कहते 25,000 तो मैंने कहा कि यार इतना तो मैं पूरे ट्रिप का बजट लेके चल रहा हूँ रूम्स का।
तो कहते हैं हम 18,000 से कम नहीं दे सकते। हमने कहा नहीं, हमारा इतना बजट नहीं। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे आए तो मेन बुनिया के बाज़ार में एक थोड़ा सा होटल नज़र आया छोटा, तो वहाँ से देखा तो वो 2500 में कमरा दे रहा था, लेकिन वो ना रूम नहीं समझ में आया। तो फिर बिल्कुल बुनी के एंड पे ये एक होटल है, और यहाँ भी ये हमसे 8,000 मांग रहे थे। इस रूम का 6,000 में लिया है। 8,000 में भी ठंडा पानी था, और अभी 6,000 में भी ठंडा पानी है, और पानी की स्पीड भी बहुत स्लो है, लेकिन ये कि बाथरूम ठीक है। और ये पहला टूर ऐसा है जिसमें मतलब कि एक दिन सिर्फ जो कलाम है उसमें सिर्फ हमें गर्म पानी नहाने के लिए मिला, वरना उसके अलावा रोज़ ही अभी भी ठंडे पानी से नहाए हैं। कल परसों 3 दिन 4 दिन से ठंडे पानी से नहा रहे हैं। तो ये थोड़े से मसले हैं, अगर आप इस रूट से आते हैं तो ये होटल्स का साइड आपको थोड़ा सा ना फेस करना पड़े। बाकी यहाँ से आगे का सफ़र जो आप सुबह शुरू करेंगे। अच्छा, रात ना हमारे पास रूम्स के 2 ऑप्शन थे। एक रूम था ये 8,000 वाला जो हमने 6 का लिया, एक रूम 6,000 वाला भी था। लेकिन वो इसलिए नहीं लिया था कि उसका जो बाथरूम था ना वो थोड़ा रूम से बाहर था। तो इस तरह के इन एरियाज में ना साल में मुश्किल से ना जिन दिनों में संदूर मेला होता है ना, उन दिनों में 1 हफ्ते के लिए टूरिज्म आता है। तो तभी फैसिलिटीज़ जो है ना वो आपको मिलती है। उसके अलावा फिर नॉर्मली अगर आप आते हैं ना तो फिर इस तरह होता है। बुनी का जो पानी है ना वो भी थोड़ा सा गंदला है जो इधर आ रहा है नलकों में, क्योंकि वो ग्लेशियर जो है वहाँ से पिघल के आ रहा है। तो वो ग्लेशियर जो मिट्टी वाला है, जैसा हुंजा का पानी है, हुंजा का तो फिर थोड़ा साफ होता है, यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आता है। अच्छा, वैसे बुनी के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मौसम की बात करें तो रात रूम में खिड़कियाँ खोल के तो पंखा चला लिया था, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे 18 पे एसी चलाया हुआ है। ये कुत्ता बहुत समझदार है। मैं अभी ड्रोन उड़ा रहा था तो ये कुत्ता है ना इसको शिकार पे लगाया हुआ है। तो जब ड्रोन नीचे आया था तो ये भाग गया, इसको देखो कोई परिंदा आ गया है। इसके ओनर बता रहे थे कि ये ना खो गया था 2 साल पहले, और पता नहीं फिर कहाँ से घूम घुमा के खुद ही ये वापस आ गया है। और पापा बता रहे थे हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे पास भी इसके साथ के 2 होते थे। बाकी भी टाइम हो रहा है 6:52। कल तकरीबन इतने बजे हम लोग थल से निकले थे और रात यहाँ बुनी आके ब्रेक लगाई। तकरीबन समझे 12 साढ़े 12 घंटे हमने सफर किया है, और 12 साढ़े 12 घंटों में हमने टोटल 250 किलोमीटर 200 मतलब 245 किलोमीटर ट्रेवल किया था। और वो जो है आपका आपका लवारी टला से आगे जहाँ से चित्राशुर था वहां से यहाँ तक तकरीबन 145 किलोमीटर था। अब आज यहाँ से आगे निकलने लगे हैं 110 से 150 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बन जाएगा फंदर वैली तक। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये ना मेन मस्तूर संदूर रोड है। कल हम यहाँ से आगे ऐसे पीछे बुनी की तरफ चले गए थे, आज हम दोबारा से इस तरफ जा रहे हैं। बुने से मस्तूर का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 25 किलोमीटर है, और बुने से निकलते ही रोड काफी नैरो हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि सुबह का वक्त था, इसलिए ना गर्मी लग रही थी और ना ही धूल से ज्यादा मसला था। शीशे बंद रखने की वजह से सफर काफी आराम से गुजर रहा था। बाकी एक चीज जो चित्राल के लोकल ड्राइवर से बहुत पसंद आई वो उनका ड्राइविंग सेंस था। यहाँ सामने से आने वाला ड्राइवर भी पूरा ख्याल रखता है और जरूरत पड़ने पर खुद भी रास्ता देते हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया मस्तूज, और यहाँ पे ये ऐसे पेट्रोल पंप आता है और इस पे भी तरक्की हो गई है। पहले ये वाली मशीनें पड़ी होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है आखिरी दफा जब डलवाया था ना तो ये पुरानी मशीन से डलवाया था, और अब ये मशीन आ गई है। लेकिन काम की बात करते हैं, हमारा हाफ टैंक है और मस्तूज में भी पेट्रोल पंप आता है। लेकिन पापा की आदत है कि जब भी हाफ टैंक होता है कहीं भी पेट्रोल पंप आता है ना तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे मस्तूज में पेट्रोल मिले ना मिले। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप समझे कि बुनी से निकल के एक ये पेट्रोल पंप, उसके बाद मस्तूज में पेट्रोल पंप, मस्तूज के बाद सीधा गुपिस में जाकर ना पेट्रोल मिलता है। बीच में खुला मिलता है लेकिन वो ढूंढना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे जब इस रूट पे तो हाफ टैंक पे जहां भी पेट्रोल पंप आए तो अपना टैंक फुल करा ही रखेगा। पूरी से मस्तूज के इस 25 किलोमीटर के सफर में सिर्फ एक छोटा सा ही एसफाल्ट रोड का पैच आता है। बाकी तकरीबन पूरा रास्ता जो था वो रफ था, कहीं कच्चा था और कहीं पूरी तरह टूटा हुआ था। अच्छा जी, आज 6 जुलाई है और बेसिकली हम भी फार्मर्स हैं, तो हमने अभी स्ट्रिप से जाके तो लगाने हैं चावल, जैसे मुंजी कहते हैं वो। और यहाँ पे अभी गंदुम लगी हुई है। आप खुद अंदाजा लगा ले कि वेदर का कितना डिफरेंस है, कि हमारे वहाँ पे अब तैयारियां होगी 15 जुलाई के बाद उसकी चावलों की, और यहाँ पे अभी गंदुम जो है वो पक रही है। अगर मैं वहां जाके बताऊंगा मतलब जो कभी निकले नहीं वो मेरी बात मानेगी नहीं। बाकी नाइस्टेक का ऑप्शन है आपके पास यहाँ मस्तूज में,
और मतलब कि मोटल्स और वो बने हुए गेस्ट हाउस टाइप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पुणे से भी लिमिटेड है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और ये मस्तूज का आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ से आगे पेट्रोल पंप तकरीबन 150 किलोमीटर बाद आता है गोपीस में। बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता तो मस्तूज से एक बार टैंक लाजमी फुल करवा लेगा। बाकी ये मस्तूज से संदूर का ट्रायल डिस्टेंस तकरीबन 44 किलोमीटर है और मस्तूज तक मोबाइलिंग चल रहा था, लेकिन इंटरनेट बंद हो गया था। जैसे ही मस्तूज हमने क्रॉस किया उसके बाद सभी नेटवर्क बंद हो गए थे। बीच में कहीं टेलीनॉर चल जाता है, लेकिन सिर्फ टेलीनॉर चलता है, बाकी नेटवर्क नहीं चलते। लेकिन संदूर क्रॉस करके आपका जो एस्कॉम है ना वो चल जाता है। अब बात करते हैं मसूद से संदूर रोड कंडीशन की। ऐसी जगहों पे ना गाड़ी पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ की तरफ लूज रॉक होते हैं और इस वजह से यहाँ पे ना लैंडस्लाइड का थोड़ा सा खतरा भी रहता है। और कुछ जगहों पे ये रास्ता बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। रास्ता इतना डेंजरस नहीं है कि आप इस पर ट्रैवल ही ना कर सके, बस ऐसी जगह पर थोड़ा सा होशियार होकर ड्राइव करें। और अगर तेज बारिश हो रही हो तो मेरा मशवरा यही है कि आप ना सफर अवॉइड ही करेगा, क्योंकि बारिश के बाद ना लूज रॉक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लूज रॉक गिरने के, खास तौर पे आपकी गाड़ी के ऊपर। हम लोग सरलासपुर से तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे थे तो हमें ये भाई साहब मिले। इनकी गाड़ी के 2 टायर पंचर हो गए थे, एक मेन टायर पंचर था, स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। लकी बात ये थी कि हमारे पास इन्फ्लेटर था, इनके साथ फैमिली भी थी और बच्चे काफी परेशान हो रहे थे कि आसपास कोई पंचर वाला भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को थोड़ा बिजी कर दिया ताकि उनका ध्यान इधर उधर हट जाए। उसके बाद हमने इनको अपना इन्फ्लेटर दे दिया। वैसे इन्फ्लेटर चलाना मुझे भी नहीं आता था और इनको भी नहीं आता था, लेकिन पापा को यूज करना आता था और पापा ने इन्फ्लेटर लगा के इन्हें बताया कि अब आप इसमें टायर में हवा भरें। लेकिन जैसे इन्फ्लेटर गाड़ी के साथ लगाया तो वो चला ही नहीं। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मसला इन्फ्लेटर में था या गाड़ी में। थोड़ा हिलाएं उसको। उनको हमने बोला कि आपके पीछे पीछे आते, थोड़ा सा आगे, वो कह रहे पंचर वाला है। और बताता हूँ, हम लोगों की गाड़ी में ना हर वक्त ये टायर इन्फ्लेटर और जंप स्टार्ट वाली वायर, टोचन, स्नो चेन, ये पापा ने हर वक्त जिम्मे में रखी हो, बेलचा पता है कि हर वो चीज़ रिकवरी की रखी होती है। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास नहीं है, वो है जो जंप स्टार्टर जो होता है, जो आप बैटरी को लगा के तो क्रैंक करके स्टार्ट कर लेते हैं, बस वो हमें कहीं से अच्छा नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीज़ें होती है। और अगर आप भी अपनी बाइक्स पे आते हैं तो कोशिश करेगा कि पंचर किट वगैरह अपने पास लाजमी रखे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम मसूद से निकले हैं ना तो जहाँ बात ही वहाँ एक पंचर वाला था, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या पता 5-7 किलोमीटर बाद कोई पंचर वाला आए, तो 5-7 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में बहुत सफर बन जाता है। और अगर आप अपनी कार पे आते हो तो फिर ये टायर इन्फ्लेटर और ये इस तरह का मतलब एक्स्ट्रा अपने टायर चेक करके आएगा। अभी गाड़ी के तो सारे टायर खत्म थे, लेकिन ये कि ये लोकल है तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चित्राल साइड से ना ये जो सरलासपुर है ये आखिरी टाउन है। सरलासपुर से पीछे लासपुर आता है, लासपुर से पीछे हरचिन आता है। होटल आपको हरचिन में भी मिलेंगे, होटल और गेस्ट हाउस टाइप, सरलासपुर में भी और लासपुर में भी है। तो नाइट स्टे का ऑप्शन है, लेकिन ये कि लिमिट से 1-2 ही होटल है। बाकी सरलासपुर से आगे फिर जो आपका सफर शुरू होता है संदूर पास वाली चढ़ाइयों की तरफ। क्योंकि जैसे सरलासपुर खत्म होता है ना तो यहाँ ये चेक पोस्ट आ जाती है और इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते एक तरह से चित्राल भी खत्म हो जाता है। यहीं से संदूर तो आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है, तकरीबन 8 किलोमीटर से ये मुसलसल चढ़ाई और गाड़ी का अच्छा खासा जोर लगता है। अगर 2 साल पहले की बात करें तो उस वक्त की चढ़ाइयाँ काफी मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि रोड पर बड़े बड़े पत्थर निकले होते थे। लेकिन अब पहले के मुकाबले रोड काफी बेहतर हो गया, बस 1-2 मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ रोड थोड़ा तंग हो जाता है। पहले के मुकाबले रोड काफी चौड़ा हो गया, लेकिन जब तक रोड प्रॉपर नहीं बन जाती तब तक इन चढ़ाइयों पे गाड़ी की ठीक ठाक जान निकलती है, तो ये बात माइंड में रखिएगा। जैसे संदूर शुरू होता है तो चढ़ाइयाँ खत्म हो जाती है और रास्ता प्लेन हो जाता है। रास्ता है कच्चा ही और इसमें एक ही सेक्शन आता है, अगर बारिश हुई तो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है संदूर टॉप तक।
कई दफ़ा ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मतलब कि अभी 6 साल शुरू हुए हुए 6 माह हुए हैं, तो 6 माह के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के तीनों रास्ते हैं, उन तीनों से समझे मैं गिलगित जाने वाला हूँ। बाकी भी टाइम हो रहा है 3:45 और आपको पीछे बादल नज़र आ रहे होंगे। अपना सफ़र अर्ली मॉर्निंग शुरू करने लगे नारायण के लिए। ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो एक दफ़ा मैं नारायण पहुंच जाऊं फिर आपको बताता हूँ। सफ़र काफ़ी बड़ा, होपफुली टाइम से पहुंच जाएंगे और रास्ता खुला मिले हमें, बस रास्ता ना बंद मिले कहीं।